कुछ? सर 11th हाउस का लास्ट स्टेज था। अच्छा ठीक, चलिए एकादश यानी एकादशेष का 12 भाव में बैठने से क्या रिजल्ट आएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। नवम तक, नवम दसम तक पहुंचे थे अपन। नवम जबकि दसम। 11th, हाँ 11th में भी आप बता रहे थे कि ग्रहों को बता रहे थे, अगर ये ग्रह यहाँ पे बैठे तो क्या होगा, ये ग्रह यहाँ पे बैठे तो क्या होगा। अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है, कोई बात। एकादशेष अगर एकादश भाव में हो तो जातक जो है रूपवान होगा, मतलब हैंडसम होगा देखने में। जातिका होगी तो बड़ी सुंदर होगी, ठीक है, बड़ी मतलब बहुत ही आकर्षक, शांत, ज्ञानी। अ, एकादश से एकादश मतलब दीर्घायु भी होगी, ठीक है। बहुत एक मिनट, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दें। वाह, मनीषा जी भी आ गए। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते मैम। तबीयत कैसा है आपका? ठीक है सर। बहुत दिनों के बाद आई आप। सर थोड़ा बिजी हो गई थी। एक दिन आई थी बट थोड़ी देर के लिए आई थी। कोई बात नहीं, चलिए। सर अपन वहां पे थे कि अगर एकादशी एकादश में हो तो वो लोग क्या कहते हैं, अगर कुछ भी चीजें दान करते हैं ना तो दिखा के करते हैं, शो ऑफ करते हैं ओहो, यहाँ पे। यस यस यस, चलिए। तो एकादश, एकादश का, एकादश से अगर एकादश में है तो शोभिज होता है ना? अ, ये मैंने बताया था क्या? ये दीर्घायु वगैरह कुछ बताए थे क्या? नहीं सर, बस यहीं तक चर्चा खत्म हुई थी कि मतलब ये शो ऑफ करता है, और अगर ये पीड़ित हो या जैसा भी हो तो नहीं करता है। इसी पे हाँ बात चल रही हाँ, थी, जो तो लोग शो ऑफ करते हैं मीडिया वीडिया पे, उस जी पे जी जी, चर्चा चल रही। जी जी। तो एकादश उसमें ये भी होता है कि ये लोग ज्ञानी होते हैं, दीर्घायु होते हैं और बहुत ज्यादा धनी होते हैं। एकादश शेष अगर एकादश में हो, ठीक है। एकादश शेष अगर द्वादश में हो तो सर्वार्थ चिंतामणि में ये बताया कि एकादश वो अस्थिर प्रकृति का होगा। जातक जो है अस्थिर प्रकृति का होगा, वो स्थिर नहीं होगा, वो शांत नहीं होगा, और बिना वजह एक दूसरे से झगड़ेगा, बिना वजह मतलब वो अपना गुस्सा दिखाएगा, या बिना वजह वो क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको, रुष्ट, रुष्ट होना। बट ये जातक में दो अच्छे क्वालिटी होते हैं। एक तो वो दान करने वाले होते हैं, दाता होते हैं, और दूसरा जो है ये अपने पैसे से खुद का भोग करना इनको बहुत अच्छा से आता है। बट ये दो चीजें बाकी थी, इनको मैंने बता दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे एकादश भाव में बैठे ग्रहों का फल, क्योंकि सर लक्ष्मी मैम। हाँ बोलिए। ये सर रुष्ट क्यों होगा, यानी कि ये गुस्सा क्यों करेगा। दिखाते हैं। अब जी देखिए, सर। एकादशी चला गया 12 में। जी सर। एकादशी से सेकेंड भाव कौन सा होता है मैम? इसकी अपनी अतृप्तता दिखाता है। जैसे लगन से सेकेंड भाव अतृप्तता दिखाता है कुटुंब में, पैसा को वो एक्युमुलेशन करने में अतृप्त रहता है, वो इसलिए हमेशा चाहता है इनकम होता रहे, इनकम होता रहे, है ना? यस सर। तो हाँ जी। यहाँ एकादशी अपने भाव से सेकेंड में गया मैम, तो ठीक ये सर। भी अतृप्त है, अतृप्त है। इसको भी ना चाहिए मोर एंड मोर,
ठीक सर। तो ये गुस्सीला इसलिए होता है क्योंकि वो चला गया खर्चीला भाव में। ठीक ठीक, और समझ गए सर। समझ गए ना? इच्छा पूर्ति नहीं हो पाएगी ढंग से, आया गया तो फिर वो चिड़चिड़ाहट में निकल जाएगा। यस मैम, बिल्कुल। वाह, चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लैपिंग करने का मन कर रहा है। गुड। चलिए, अब एकादश भाव में जैसे यहाँ पे देखिए सान है, सान, सूर्य। एकादश भाव में सूर्य है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एकादश भाव, एक तो उपचय भाव है, दूसरा इच्छा पूर्ति की भाव है, तीसरा इनकम की भाव है, और सूर्य के कारक तत्वों में राजकीय आ जाती है, राजकीयता। ठीक है। तो यहां धनागम कहां से होगा मैम, बताइए तो। मनीषा मैम बताइए, धनागम कहां से होगा? सर सूर्य के काम से। मैम मैंने आपको क्लू दे दिया था, एकादश इनकम है, रेगुलर इनकम। सूर्य, हाँ सूर्य के कारक तत्व में राजा वगैरह आ जाता है, तो इसकी जी, रेगुलर इनकम कहां से आएगा? गवर्नमेंट से। यस, गुड। यानी राज अनुग्रह से, यानी गवर्नमेंटल जॉब से या गवर्नमेंट के माध्यम से इसका रेगुलर इनकम आते रहेगा। रेगुलर आने का मतलब है इधर नौकरी करेगा या तो गवर्नमेंट के साथ ऐसा जुड़ा हुआ कोई काम करेगा जहां उसका रेगुलर मंथली या ईयरली उसके पास पैसा आते रहे, है ना? हम्म हम्म। अगला और कल्पना करिए, ब्लेंडिंग करें ना मैम, ब्लेंडिंग करके बताइए ना। सर एनजीओ को इसमें डालेंगे 100% एनजीओ को मैम, गवर्नमेंट से ही फंड मिलता है? 100% मैम, एनजीओ को डाल सकते हैं। एनजीओ नाइन्थ है, वैसे नाइन्थ और 11th का कनेक्शंस बनता है, तो एनजीओ तो 100% चलता है। ठीक है सर मोस्टली लोग 11th को एनजीओ से लेते हैं तो, और कुछ लोग तो 6 से भी एनजीओ को लेते हैं। मैम, एनजीओ तीन हाँ प्रकार की होती है। चलिए मैं आपको, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एनजीओ तीन प्रकार का होता है मैम। ठीक है। अच्छा। एक पहला होता है एनजीओ जो एक छोटे स्केल में काम करता है, और वो 6 भाव से आप उसको ले सकते हैं, जो सिर्फ माने जैसे एनजीओ होता है जो लोगों को थोड़ा दान दिया, इनकम का रास्ता जरिया दिखा दिया, जैसे स्मॉल फाइनेंस वगैरह जो आता है, ये भी एनजीओ मैम, है ना? सर जो ऐसा बोल सकते हैं कि 6 हाउस सेवा का भाव है, तो जो लोग थोड़ी सी मदद करते हैं लोगों के एनजीओ के थ्रू, उसको 6 मिलेंगे। बिल्कुल वही तो मैं बता रहा था, वही तो बता रहा था। नाइन्थ जो है मैम बेसिकली एनजीओ है, जहां पे अच्छा। निस्वार्थ रूप से आप सेवा करते हैं। ठीक सर। ठीक है। एकादश को एनजीओ नहीं बोलेंगे मैम, द्वादश को एनजीओ बोल सकते हैं। जैसे हॉस्पिटैलिटी या हॉस्पिटल एटसेट्रा के संबंध में जो काम क्रिया एनजीओ के माध्यम से होता है, वो आप 12 भाव ले सकते हैं। एकादश भाव वो है ना जहां पे सिर्फ दान की प्रक्रिया आती है, तो वो एनजीओ नहीं होगा। एनजीओ में क्या है, लेखा जोखा रखना पड़ता है। पते की बात बता रहा हूं, थोड़ा सुन लीजिएगा। सर वही एनजीओ सुन में, रहे हैं। एनजीओ में आपके बैलेंस शीट होना बहुत जरूरी होता है, ठीक सर। क्योंकि आपको इनकम टैक्स भले आप दे या ना दे, बट रिटर्न भरना पड़ता है, और वो एकादश भाव से नहीं आता है मैम, वो या तो द्वादश या तो 6 या तो 9 से आता है। क्लियर? सर रिटर्न ये 8th से नहीं जाएगा? नहीं मैम, 8 टैक्सेशन का काम जरूर दिखाता है, लेकिन हाँ। इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरना होता है वो 8 से नहीं आएगा। जो काम करते हैं, जो रिटर्न भरने वाले लोग होंगे, वो 8th हाउस से होंगे। ठीक ठीक ठीक। लोग जो भरने वाले, जैसे चार्टर अकाउंटेंट हो गए, आपका वकील हो गया, है ना, वो सब ठीक
है ना, जो टैक्सेशन का काम करते हैं। 11th को शायद एनजीओ में इसलिए लेते होंगे क्योंकि वहां पे फ्रेंड सर्कल है, तो कनेक्टिविटी चाहिए रहती है, मीडिया मतलब जी कि बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल चाहिए रहती बिल्कुल है। बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला ये एनजीओ का, एनजीओ में भी, ये एनजीओ तीन प्रकार का जो मैंने बताया, ये तो होता ही है। एनजीओ का एक और पोर्शंस होता है ना, हर एक एनजीओ में, वह छोटा हो या बड़ा हो या माने बहुत बड़ा हो, उसमें एचआर डिपार्टमेंट आता है मैम। एचआर डिपार्टमेंट एकादश है। सर अगर किसी को हम्म। एनजीओ खोलना हो तो कौन सा योग चाहिए अपन को? एनजीओ किस वास्ते खोल रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनजीओ कोई ना कोई आपका मुख्य उद्देश्य होगा ना एक। जैसे सर मान स्टार्टिंग लीजिए, में तो हर कोई छोटे पैमाने से एनजीओ खोलता है, सीखना सिखाना, फिर उसमें दान दक्षिणा बाद में आती है, क्योंकि पहले तो उसके पास इतना धन नहीं होता है कि वो किसी की सेवा करे। मैम वो नहीं है। मैम सर एक्चुअली वो तो आपको बच्चों एक के लिए अगर खोल। एक सेकंड बता देता हूँ। एनजीओ करने हम्म। का मतलब एक मेमोरेंडम होता है आपके और गवर्नमेंट के बिटवीन, ठीक है। जस्ट सर, जी सर। और आपके और गवर्नमेंट के बिटवीन जो एनजीओ की जो मेमोरेंडम होगी, उसमें आपको पूरा पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक एनजीओ खोलने वाला हूं, जिसमें अपने को ज्ञान और माने क्या बोलते हैं, शिक्षा और सेहत से संबंधित एनजीओ होगा। क्लियर? ठीक, क्लियर। अब अब सेहत और शिक्षा, शिक्षा आ गया नाइन्थ हाउस, सेहत आ हम्म। गया आपका सिक्स हाउस, 11th हाउस। ठीक। तो यहाँ एनजीओ को हम 11th ले लेंगे, तो इसलिए यानी कि 6, 9th और 11th का कनेक्शन हो आपस में। जी नहीं, मैंने जैसे एक उदाहरण दिया मैंने। मान लीजिए किसी को चाहिए कि वो अपना इन्वेस्ट करेगा, लोगों लोगों को लोन देगा, और हम्म। लोन के बिटवीन उसको जो इनकम आएगा वो उसके जरिए कुछ ना कुछ बेटरमेंट काम करना चाहता है। फिर वहां 6, 12 आ जाएगा, 11 आएगा, क्योंकि 11 मतलब इनकम, अर्निंग। 11 अगर हर एक भाग में 11 जोड़ना ही पड़ेगा मैम, हर एक भाग में 11 जोड़ना है, क्योंकि जो एनजीओ करेगा वो भी तो आगे चल के काम को कंटिन्यू करना चाहेगा ना। जी सर। अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से एनजीओ स्टार्ट किए, तो आपके दिमाग में रहेगा ना कि लोगों का मदद करते हुए एनजीओ का आपकी जो सरप्लस अमाउंट है वो भी बढ़े। जी सर। तो वहां पे फिर एकादश तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर? अगर मान क्लियर। लीजिए आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनजीओ सेकेंड हाउस से करना चाहती हैं, तो फिर अब कोई मान लीजिए मेरी बेटी की शादी है, मैं गया, मैं बोला लक्ष्मी मैम मेरी बेटी की शादी है, आप हम्म। जितना दे सकते हैं दे दीजिए। आपने उठा के 2 लाख दे दिया, वो सेकेंड हाउस से एनजीओ हो गया, वो वन टाइम है, वो भी एनजीओ है। सो वो नॉन सर एनजीओ से गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो भी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट से तो जुड़े हुए नहीं है। हम्म। और सर जो सर। फ्री स्किल देते हैं बाई एनजीओ। वो इधर स्किल, जैसे अगर स्टडी लेवल पे होगा तो 4th और 9th का होगा, 8th का भी हो सकता है। अच्छा, अगर स्किलिंग इंडस्ट्री से संबंधित होगा तो 8 हाउस से हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट महिलाओं को शिक्षा देती है, जैसे वो लघु उद्योग के लिए। तो वो 8 हाउस स्टार्ट ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, 8 और 11। अच्छा, ठीक। जैसे मान लीजिए आप जो काम करती है ना मैम, सिर्फ आपका ये जी सर। एग्जांपल ले लेते हैं। आप जो काम जी सर। करती हैं, आप मान लीजिए आप अपने आप को एनजीओ में ढलना चाहती हैं, जी सर। तो फिर वहां पे आपके देखिए आपके एक सेमी एमएसएमई में अंडर अंडर में आप आ जाएंगे। एमएसएमई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो सिस्टम है, उसके तहत आप आ जाएंगे, ठीक है।
और मीडियम स्केल में भी आ सकती हैं। तो आप ना ठीक। एकदम अपने आप को अगर स्किल इंडिया के तहत अगर लाना चाहती हैं, तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एचआर डिपार्टमेंट है वहां पे आप गई, है ना। पहले तो एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एचआर डिपार्टमेंट से आपको ये करना होगा, एक एप्लीकेशन लेना होगा। और उसके बाद आप बोलेंगे कि हम लोगों को मतलब ये जो रेगुलर बेसिस जो जैसे आपके वहां पे जो आप जो काम करती हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे यही तो होता है। स्टिचिंग। हाँ, स्टिचिंग नहीं, स्टिचिंग मैम, वो तो स्टिचिंग तो नॉर्मल वर्क हो गया ना। लेकिन लखनऊ का जो सबसे बड़ा उसको वो क्या बोलते हैं, लखनऊ में जो सबसे फेमस स्टिचिंग है उसको क्या बोलते हैं? लखनवी चिकन चिकन एम्ब्रॉयडरी। वर्क, चिकन चिकन। चिकनकारी। हाँ हाँ, चिकन का काम, लखनऊ भी चिकन, यस। हाँ मैम जी जी। आपको मान लीजिए आप एक संस्था बनाई और आपको लगा कि मैं लखनवी चिकन का काम जो है पूरे भारतवर्ष में ये फैलाऊंगी, ये आपके ठीक। दिमाग में आ गया। आपने एनजीओ बनाया, एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए नेचुरली आपको कानूनन प्रक्रिया है, तो 9th हाउस हो गया, 8th हाउस हो गया, क्लियर क्लियर, ठीक है। और जी उसके बाद आपको कहीं ना कहीं से पैसों को इंतजाम करना पड़ेगा, तो 5 और 6 को आप इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। आपका चूंकि वो स्टिचिंग का काम है, तो नॉर्मली क्या बोलते हैं, थर्ड हाउस आपके साथ ऑलरेडी जुड़ गया, ठीक है। और 11th हाउस भी जुड़ गया, और हाँ उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या लोगों से करवाएंगे, उससे जरिए आप अपने काम को लोगों तक फैला देंगे, ताकि लोग अपने ये काम को सीख के वहां से आप आगे चल के जो है काम करना स्टार्ट कर दे। फिर वहां 10th हाउस भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आपका एनजीओ का स्टेटस डेवलप हो जाएगा और गवर्नमेंट के साथ जुड़ के आप अपना काम करेंगी। तो इसलिए एनजीओ मतलब स्पेशली एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए 9th हाउस मानते हैं, ठीक है। तो एकदम छोटा वाला जो एनजीओ होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ वहां हम 6th हाउस को ले लेंगे। और जहां प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ जाती है, फिर वहां 11 12 आ जाता है, जहां इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है। सर, ये तो सारे हमने कॉम्बिनेशन देखे, लेकिन हमको पहले प्रॉमिस भी तो पत्री में चेक करना पड़ता है कि नहीं है, कि हम लोग कर सकते हैं, मतलब कोई भी बंदा जो भी करना चाहता हो। मैम प्रॉमिस, एक ही चीज, प्रॉमिस देखने के लिए बहुत सीधा सा, आपको एकदम सीधा सा रूल बता देता हूं। लगन से देखिए, लगन से 9 का कनेक्शन है या नहीं, लगन से 11 का कनेक्शन है या नहीं, ठीक सर। बस ये देख लीजिए। लगन से अगर 9th और 11 का कनेक्शन से, तो आप कोई भी एनजीओ खोल सकती है, ठीक। ठीक है। ये क्योंकि हाँ अकॉर्डिंग टू जी। वैदिक। हाँ ठीक, वही मुझे मेन बेसिक्स ही समझ में। जी, ठीक सर। चलिए एकादश भाव में सूर्य, हम लोग जहां थे उसके आगे चलते हैं। जी सर। अ, एकादश भाव में सूर्य, अब सूर्य उपचय भाव में चला गया। सूर्य पुत्र कारक ग्रह भी है ना। तो यहाँ पुत्र से उसको दुख मिलेगा। उपचय भाव में क्रूर ग्रह आया है, और उसका जो बेसिक कारक तत्व है वहां से उसको अशांति मिलती है, ये रूल है। तो यहाँ भी वही रूल हम फॉलो करेंगे, है ना। एकादश भाव में जैसे यहाँ पे एकादश भाव में सूर्य है, तो ये पुत्र कारक ग्रह होने की वजह से क्या कहते हैं, यहाँ आपको पुत्र से अशांति मिलेगी। लेकिन राजा से, चूंकि गवर्नमेंटल वाला है, वो नॉन लिविंग पोर्शंस में आता है। तो यहाँ से राजा से उसको, गवर्नमेंट से उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। एक्चुअली पुत्र से अशांति क्यों मिलेगा, थोड़ा सा वो भी समझाते हैं। यहां देखिए, पुत्र कहां से आता है?
सर पुत्र मैंने पुत्र कहाँ आपको से थे? मैं काल ही बता संतान। रहा था, नहीं, मैं काल ही बता रहा था कि एकादश भाव स्त्री का गर्भ माना जाता है। जी सर, आपने बताया था। जी सर। बताया था ना। तो जी सर। पुत्र या कन्या जो भी संतान है, संतान के दुख क्यों मिलेगा? क्योंकि इनके पत्नी के गर्भ में ठहराव नहीं होगा। बच्चे या तो मिसकैरेज हो जाएंगे या फिर असमय मृत्यु हो जाएगा। गर्भ प्लेनेट है इसलिए। जी, ठीक। क्लियर। सूर्य स्वर्ण का कारक भी है, तो ये अगर मान लीजिए सोने के कारोबारी बन जाए तो इसका धन दिन मतलब दुगुना रात चौगुना बढ़ते रहेगा। क्लियर। क्लियर सर। चलिए, चंद्रमा। अब चंद्रमा को थोड़ा सा ब्लेंड करिए, तो मनीषा मैम ब्लेंड ब्लेंड करिए पहले। कोई बात नहीं, लक्ष्मी मैम बताइए क्या हो सकता है। मान लीजिए एकादश भाव में यहां सूर्य के जगह चंद्रमा आ गया, मून आ गया, तो क्या होगा? सर इसको मून रिलेटेड, जैसे ये मिल्क प्रोडक्ट हैं, या आप ये कह लीजिए वाटर के जो भी प्रोडक्ट हैं, या माता से, इन सब से इसको लाभ होगा। हाँ बिल्कुल। और ट्रैवल वो से आप लाभ होगा। कृषि विभाग से भी इसे लाभ होगा। जी जी जी, मनीषा मैम क्या बोल रही थी बताइए। मैम सर ट्रैवल से लाभ होगा और इसके फीमेल दोस्त होंगे। फीमेल दोस्त ज्यादा होंगे अगर मेल कुंडली है तो। और बहुत माने ये अप्रोप्रिएट नहीं है मैम, ये 50% हो सकता है एकदम, लेकिन इसको अप्रोप्रिएट नहीं बोलेंगे। यहां देखिए, मैं आप लोगों को अब समझाता हूं भाव को। यहाँ पे जैसे ये भाव जो है एकादश भाव, है तो इच्छा पूर्ति की जगह, बट है तो उपचय। उपचय भाव, उपचय भाव में अगर कोई स्त्री ग्रह आ जाए तो अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। और चंद्र को हम लोग स्त्री ग्रह मानते हैं। चंद्र को पूर्णबली चंद्र को स्त्री ग्रह मानते हैं, क्षीण चंद्र को लेकिन पुरुष ग्रह मानते हैं। ठीक है। अ, मुझे याद है लक्ष्मी मैम एक बार मुझे बताई थी, एक बार क्वेश्चन की थी कि सर मैंने बोला था एक पौराणिक कहानी के तहत बोला था, चंद्र का पुरुष चंद्र का जो जी मुझे याद था, मैंने पूछा था कब चंद्र पुरुष बनता है, कब हाँ मैंने हाँ, ये पूछा। जी जी जी। तो अगर पूर्ण बलि चंद्र है तो वो स्त्री कारक है। ठीक है। क्षीण चंद्र पुरुष कारक है। तो यहां ये देखिए, ये अगर उपचय भाव में कोई भी स्त्री ग्रह आ जाए तो फिर ये बहुत ही अच्छा होता है। तो नेचुरली अब यहां से हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए हर एक भाव से एकादश भाव अगर जाएंगे, अब यहां देखिए सप्तम भाव से ये त्रिकोण में आता है। जी सर। तो सप्तम भाव को ये बढ़ावा देगा, क्योंकि सप्तम भाव कालपुरुष कुंडली में स्त्री कारक है। जी। याद रखिएगा किस तरीके से ब्लेंड करना है, बस जस्ट वो समझा रहा हूं मैं। आप लोग बाकी बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं एस्ट्रोलॉजी में। नेचुरली आप मेरे आशय को समझ जाएंगे और उसी हिसाब से आप लोग आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। देखिए कालपुरुष कुंडली में स्त्री कारक, क्योंकि तुला राशि स्त्री कारक है और कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव को स्त्री कारक माना गया। तो स्त्री कारक अब यहां स्त्री से ये पंचम भाव में आता है, मतलब अपने से त्रिकोण में आ गया, यानी हर चीज बढ़ गया त्रिकोण में आने का मतलब। तो वो क्या है? राज अनुग्रह से धन लाभ, पत्नी अनुग्रह से धन लाभ,
है ना। लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि गृह लक्ष्मी 7th हाउस है मैम, ठीक। गृह लक्ष्मी 7th हाउस है। जी जी तो सर। 7th हाउस से पंचम में चला गया, नहीं, गृह लक्ष्मी का अनुकृपा अनुकंपा उनको दिन भर मिलेगा, 24/7। तो नेचुरली घर का परिवार माने परिवार का जो संतुलन है वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, परिवार की शांति वगैरह बहुत अच्छा। उनके जो माने अगर जातक होंगे तो उनकी जो स्त्री होगी बड़ी सुंदरी गुणवती, है ना, और गुणवती आदर्शवती सब होंगी, है ना। और क्या कहते हैं पंचम, ये स्त्री का गर्भ भी है, और वहां पे स्त्री ग्रह चला गया, मतलब स्त्री का गर्भ बहुत अच्छा होगा, स्त्री पुत्र वगैरह जो भी होंगे बड़े अच्छे होंगे, इनके सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे होंगे। सर आपने कहा ये स्त्री का गर्भ होगा, 7वें से 5वां है इसलिए? नहीं मैम, एकादश भाव किसी भी जातक के लिए स्त्री का गर्भ है। अच्छा ठीक। ये मैंने काल भी बोला, अभी सूर्य पढ़ाते समय भी बोला। ठीक है, एकादश भाव जैसे पंचम भाव से किसी भी जातिका का संतान देखते हैं हम, जी वैसे जातक के लिए एकादश भाव से संतान देखते हैं। इसलिए देखते सर। हैं क्योंकि एकादश भाव को जातक के लिए स्त्री का गर्भ माना गया है। अच्छा, माना गया है, ये रूल है, ठीक है। ठीक है, बस ये एक लैंग्वेज याद रखिएगा, ठीक सर। माना गया है। तो इनके सारे चीज, हाँ, अब यहाँ चूंकि एकादश भाव में जैसे सूर्य था, तो वहां पे पुत्र संतान की जन्म का अधिक क्या कहते हैं संभावनाएं थी, लेकिन यहाँ पे कन्या संतान की संभावनाएं अधिक होगी, यानी इनके पत्नी से इनको बहुत सारे रूपवती कन्याएं प्राप्त होंगे। बाकी आपने जो बोला वो सारी चीजें आप उसके साथ नोट कर लीजिए, जैसे जलज सब चीजों का बिजनेस करना, शंख मोती वगैरह जितना है वो इंक्लूड कर लीजिए। फिर आपने जैसे बोला कि स्त्री से, हर एक स्त्री से इसका संपर्क बहुत अच्छा रहेगा, वो मनीषा मैम भी बोली, वो भी आप इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद आपने जैसे बताया कि माने किसानी का काम, है ना, सिंचाई डिपार्टमेंट, साथ में चंद्र का कारक तत्व में कुशिद, कुशिद मतलब होता है बैंकिंग सेक्टर, है ना, वो भी आप जोड़ दीजिए, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, जी सर। बट यहां अगर मान लीजिए क्षीण चंद्र आ जाए तो, पुरुष चंद्र आ जाए तो फिर उच्च भाव को वो बर्बाद करेगा। लिविंग की नॉन लिविंग में? लिविंग नॉन लिविंग बोध में, जैसे सूर्य में लिविंग में किया, नहीं उसमें जी। भी आप चंद्र है तो नॉन लिविंग ज्यादा मान सकती हैं आप, क्योंकि दोनों का एक दूसरे का ये है, उच्च क्योंकि भाव राजा है, उच्च है तो क्योंकि बोलिए। सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है, तो एक दूसरे के विपरीत गुण संपन्न तो होंगे ही होंगे, तो इसको आप नॉन लिविंग अधिक मान लीजिए। चले, मंगल, और सर अगर ये 11th हाउस से जो चीजें निकलती हैं, बड़े भाई बहन, तो इनको कैसे चेक करेंगे अगर मून होगा तो? मून होगा तो मैम ऐसे नॉर्मली 11th हाउस का जो रिजल्ट है, अगर पूर्ण वाली मून हो तो हर चीज अच्छा होगा, ठीक। लेकिन वही हीन वाली मून हो तो चीजें सही नहीं होती मैम, ठीक। जो भी उसके कारक तत्वों में कमी आ जाएगी। क्लियर? क्लियर।
जैसे मान लीजिए मंगल अगर यहाँ एकादश भाव में आ जाए, अब यहाँ तो नारे बारे हो जाएंगे ना, क्योंकि पाप ग्रह है, उपचय में आ गए। लेकिन मंगल को पाप के साथ साथ क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं। तो क्रूर ग्रह, जैसे दो ही क्रूर ग्रह हैं अपने, एक है सूर्य, दूसरे है मंगल, तो सूर्य के अनुरूप मंगल का भी वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। समझ में आया? जी सर, यानी कि ये भी हमें क्या कहते हैं, लिविंग से दिक्कत देगा, और ये भी गर्भ के लिए मंगल क्रूर है, तो मंगल को भी, क्योंकि ये भी तो सर देखा जाए तो गर्म प्लेनेट है ही है। बिल्कुल। ये लिविंग के लिए ये भी खराब है। मान लीजिए इसका भी संतान वगैरह जो भी होगा वहां से दुख होगा, है ना, इसका जो भी लिविंग थिंग से इसके जो भी रिलेशंस होंगे वहां से उसको तकलीफ होगा। बट नॉन लिविंग से ही इसको बड़ा माने क्या बोलते हैं, रुतबा बनेगा। जैसे ये साहसी होगा, शत्रुजयी होगा, ये विक्रमी होगा, बड़ा सुंदर होगा, रजोदीप्त चेहरा होगा, कांतिवान होगा, है ना, ये सारी चीजें तो इसके अंदर इंक्लूडेड है। बट ये लिविंग थिंग्स के लिए अपने दामाद से दुख, अपने बच्चों से दुख, अपनी पत्नी से दुख, हर एक से दुख मिलेगा इसको। और सर क्रूर ग्रह यहाँ पर अगर बलवान होके बैठ जाए, तो जैसे स्वराशि के हो गए या दिग्बली हो गए, तो भी ये फल होंगे बट कम होंगे। ठीक सर। अगर हीन बलि होंगे तो फिर फल बहुत ज्यादा अशुभ आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, मान लीजिए यहाँ पे बलवान मंगल आके एकादश में बैठ गए, तो मैम ये सैन्य विभाग में बड़े ओहदे पे पहुंचेंगे, बहुत बड़ा ओहदा, मतलब जैसे जो सेनापति वगैरह होता है ना, जैसे अपने यहाँ सामरिक विभाग में मिलिट्री का एक अलग सेनापति होते हैं, है ना, नेवी का अलग सेनापति होते हैं, आपका एयरफोर्स का अलग सेनापति होते हैं, तीनों होते हैं ना, उसके ऊपर ये तीनों को अभी फिलहाल जैसे सीडीएस बोल के एक नया क्या बोलते हैं पद हुआ, जो ये तीनों से अपना क्या बोलते हैं देख रेख, ये तीनों का देख रेख करते हैं और तीनों का मेल मिलाप करवाते हैं। तो आप ये यहाँ पे अगर बलवान मंगल आ जाए तो वो सीडीएस की पोस्ट तक पहुंच सकता है। सर इसके लिए पूरी पत्री को चेक करना पड़ेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, माने ठीक। प्रोबेबिलिटी तो यहाँ आ गया ना। अच्छा मान लीजिए वो बिजली विभाग में हो, क्योंकि मंगल बिजली विभाग का भी है, मंगल आग आग विभाग का, फायर ब्रिगेड का भी है, तो वो एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा, है ना। ठीक। तो इन चीजों को बस उसके कारक तत्वों को दिमाग में रखिए और इसको बताइए। बट लिविंग के लिए उसको तकलीफ और नॉन लिविंग के लिए उसके लिए अच्छा हो गया। ठीक। अगर मान लीजिए कमजोर मंगल यहाँ पे आ जाते हैं तो लिविंग के लिए तकलीफ जो है वो तो रहेगा, बट नॉन लिविंग के जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो वहां तक नहीं जा सकता है, उसके नीचे ही इसको रुक जाना पड़ेगा। ठीक। क्लियर? क्लियर। एक और बात मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मान लीजिए यहाँ पे अगर कमजोर मंगल आ गया तो ये दूसरे को उत्पीड़न करेगा, मतलब दूसरे को क्या बोलते हैं उसको, दूसरे को दुख देके वहां से धन आहरण करेगा, बाई चोरी, बलपूर्वक, इत्यादि इत्यादि। आप इसको ये कर लीजिए, समझ लीजिए। मतलब वहां जैसे गवर्नमेंट से या सेना विभाग में, यहाँ पे भी वो चोर का काम करेगा। चोर का भी अपना सेना होता है मैम, और वो सेना का भी वो विभाग